दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या इजराइल और फ़लस्तीन की जंग के नतीजे में दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी तीसरी महायुद्ध की तरफ जाने वाली है। और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया जाती है तो एक तरफ कौन सी ताकतें होंगी, दूसरी तरफ कौन से ग्रुप्स होंगे, इन तमाम बातों पर भी हम बातचीत करेंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि इजराइल के हमले लगातार क्यों जारी हैं, उसके हमले क्यों नहीं रुक रहे हैं, वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव कंडीशन में क्यों है, उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको ताज़ा हालात से अपडेट कर दें कि इस वक्त इजराइल लगातार अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है, गज़ा पर बमबारी करता जा रहा है, उसने लेबनान को भी निशाना बनाया है। अब यहाँ पर आपको हम एक बात बताते चलें कि क्या इजराइल फ़लस्तीन के साथ लड़ाई कर रहा है या पूरी तरीके से फ़लस्तीन को नेस्तनाबूद करने की कोशिश में है। दरअसल बात यही है, और हमास लड़ाई नहीं कर रहा है, उसको लड़ाई नहीं कहेंगे क्योंकि हमास बहुत ही कमज़ोर एक ऑर्गेनाइजेशन है और उधर इजराइल एक बहुत ही पावरफुल और तगड़ा मुल्क है। उसका हमास के साथ कोई जोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी हमास पूरी तरीके से दिफाई कोशिश कर रहा है और डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है और दुनिया उसको ऐसे पोर्ट्रे कर रही है। ख़ास तौर से अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उसको इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं मानो कि इजराइल अपनी दिफा में वो हमले कर रहा है और लगातार हमास इजराइल पर अटैक कर रहा है। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल ने किस तरीके से फ़लस्तीन पर हमला किया, यानी गज़ा पर हमला किया। वैसे भी गज़ा एक छोटा सा इलाका है, आपको पता है कि गज़ा बहुत ही मामूली सी एक पट्टी है जिसको गज़ा पट्टी भी कहते हैं। अगर आप उसकी सरहद को देखेंगे तो लगभग 15 किलोमीटर की जो सरहद है वो इजिप्ट से मिलती है, मिस्र से। उसके बाद का जो एरिया है वो समंदर है, मेडिटेरेनियन सी है। फिर इधर पूरा इलाका जो उसके सरहद लगती है वो इजराइल के साथ ही लगती है। और इजराइल ने क्या किया है फ़िलहाल कि उसने लगभग 900 एयर ट्रूप्स को उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है और उसके नतीजे में जो आसपास के जो मासूम बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, औरतें हैं, वो वहाँ से हिजरत कर रही हैं, भाग रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर है वो भाग के जाएंगे कहाँ, उनके पास कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए क्योंकि चारों तरफ से उनको घेर दिया गया है। लेकिन फिर भी वो कम अज़ कम बमबारी इलाकों से वो अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सेफ़ जोन में रख सकें। बहरहाल तो फ़िलहाल गज़ा को एक ओपन जेल में कन्वर्ट कर दिया गया है। गज़ा को वैसे बहुत सालों से, लगभग 10-12 सालों से ब्लॉकेज कर रखा है हर तरीके से, लेकिन उसके बावजूद भी गज़ा के लोग यानी हमास जो मिलिटेंट ग्रुप है और हमास जो उसकी पॉलिटिकल पार्टी है वो किस तरीके से सर्वाइव कर रही है, अपने आप में भी एक सवाल है। अब मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ कि हमास जो लड़ाई कर रहा है, अगर आप उसकी लगभग 30 साल पहले के इतिहास को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो लड़ाई गुलेल से शुरू हुई थी उस वक्त की अगर आप पूरी स्टोरी को अब समझें हमास के लोगों की, तो वहाँ के नौजवान उस वक्त गुलेल लेकर के इजराइल जैसे तोपों का मुकाबला कर रहे थे, पत्थरों से उसका मुकाबला कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे वो इस हद तक आए हैं कि गुलेल से अब रॉकेट की कंडीशन में आ गए हैं। लेकिन फिर भी इजराइल जैसे ताकतवर मुल्क के सामने हमास का कोई भी मुकाबला नहीं है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि हमास को ये चीज़ें रॉकेट प्रोवाइड कौन करता है, तो इसका जवाब यह है कि दरअसल ईरान प्रोवाइड करता है। और ईरान जैसे कुछ और भी देश हमास को रॉकेट प्रोवाइड करते हैं, रॉकेट बल्कि नहीं कह सकते प्रोवाइड करते हैं, बल्कि रॉकेट बनाने की तकनीक प्रोवाइड करते हैं। और हमास के नौजवानों ने वो तकनीक सीख ली है, वो सेल्फ मेड है और वहीं लोग बना करके और उसको प्रिजर्व करते हैं। टनल्स उन्होंने बना रखे हैं, वहाँ पर प्रिजर्व करते हैं। अभी हाल ही की घटना है कि एक टनल को भी इजराइल ने अपनी बमबारी में उड़ा दिया है, जिससे बहुत सारे रॉकेट तबाह हो गए हैं। तो बहरहाल हमास ने लगभग 2000 से ज़ायद रॉकेट्स को फायर किया है इजराइल पर। लेकिन चूंकि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज़्यादा मजबूत है कि वो आसानी के साथ उसको हवा में मार गिराता है, उसका जो आयरन डोम सिस्टम है। हम इस पर कभी बात करेंगे कि आयरन डोम कैसे डेवलप किया, उसमें अमेरिका ने कितनी मदद की और ओबामा सरकार ने खास तौर से कितनी मदद की, वो एक अलग विषय है। लेकिन बहरहाल इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। हमास के जो रॉकेट्स आते हैं उनके 90% रॉकेट्स को वो हवा में मार गिराता है। लेकिन फ़िलहाल के जो रॉकेट्स हैं वो हैरानकुन तरीके से इजराइल के बहुत बड़े रेंज को उन्होंने कवर किया है। ऑलमोस्ट 110 से 120 मील के फासले को उन्होंने तय किया है। तो ये इजराइल के लिए भी एक हैरानी की बात है कि इससे पहले हमास इतने बड़े रेंज को कवर नहीं कर पाता था। लेकिन फ़िलहाल की जो लड़ाई है उसमें इजराइल को हमास ने कड़ी टक्कर दी है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन बहरहाल हमास इजराइल के साथ लड़ाई की पोजीशन में नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर हमास और इजराइल की कोई लड़ाई नहीं है तो हमास इजराइल के साथ लड़ाई कर क्यों रहा है और अपनी जानें क्यों मुफ्त में गंवा रहा है। तो इसका जवाब सीधा सीधा ये है कि कहते हैं कि अगर हमारे पास अब बचने के अलावा कोई चारा नहीं है, यानी हमें बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया है, तो अब हमें रिटेलिएट ही करना हमारे पास एक ऑप्शन बचता है। तो हमास की बिल्कुल
कंडीशन यही है, क्योंकि अगर इजराइल के सामने वो नर्म पड़ते हैं तो इजराइल पूरी तरीके से मुट्ठी भर हमास उनको चबा जाएगा, और इजराइल किसी भी सूरत में हमास को छोड़ने की कंडीशन में नहीं है और गजा को ऑक्युपाई कर लेगा, कब्जा कर लेगा। यही वजह है कि हमास का जो एग्रेशन है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब इसमें सवाल ये है कि हमास की मदद कैसे होगी और हमास की मदद के लिए कौन कौन लोग आएंगे। अब ये सबसे अहम सवाल है जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि क्या दुनिया दो धड़े की तरफ बढ़ रही है, क्या दुनिया के दो ग्रुप और दो बड़ी ताकतें एक सामने आएंगी, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होने जा रहा है। तो आपको बहुत ध्यान से कान लगा के सुनना है कि दरअसल बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर के, लेकिन फिर भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इजराइल एक ऐसा पिद्दी सा छोटा सा देश है जो अपने पीछे बहुत बड़ी लेगेसी रखता है और उसकी मदद में अमेरिका जैसा सुपर पावर देश खड़ा हुआ है। अभी मैं आपको बताऊं कि अमेरिका इजराइल के साथ किस तरीके से खड़ा है। अभी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन ने, उन्होंने इजराइल को बहुत ही क्लियर मैसेज दे दिया है कि हम आपके साथ हैं किसी भी हालत में। और अभी उन्होंने F-18 सऊदी अरब के एयरबेस पर F-18 फाइटर प्लेन को तैनात कर दिया है, डिप्लॉय कर दिया है, और वहाँ से वो कभी भी इजराइल की तरफ उड़ान भर सकते हैं। और जब भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो अमेरिका के तैयारे वहाँ पर मौजूद हैं सऊदी अरब में। अब सोचिए कहाँ पर मौजूद हैं, सऊदी अरब के एयरबेस पे मौजूद हैं। आपको इस बात को सुनकर हैरानी नहीं होती है कि अभी OIC की मीटिंग हुई है। OIC की 16 मई को इमरजेंसी मीटिंग हुई है, जिसमें सऊदी अरब ही उसका सबका करता धरता है, लेकिन उसके बावजूद भी सऊदी अरब की एयरबेस को इस्तेमाल किया जा रहा है। सऊदी अरब जो एक दुनिया के सामने एक मुखौटा है और मुसलमानों को की नुमाइंदगी करने का एक दावा और दम भरता है, वो दर हकीकत वो यहूदियों का एक टोला है, वो मुनाफिकों का एक टोला है। उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। यही वजह मैं बार बार कहता रहा हूँ कि OIC से उम्मीद नहीं की जा सकती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में OIC के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताई थी कि दरअसल OIC है क्या। तो OIC दरअसल 57 देशों का, मुस्लिम मेजॉरिटी देशों का 57 देशों का एक ग्रुप है जो इस हित के लिए उठ खड़ा हुआ था 1969 में कि वो मस्जिद अक्सा की हिफाजत करेंगे। लेकिन आज जब मस्जिद अक्सा और फ़िलिस्तीनियों की हिफाजत की बात आ रही है तो वो इमरजेंसी मीटिंग करके और खामोश बैठ जाते हैं। अभी फ़िलहाल उसका कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया है कि उस मीटिंग का नतीजा क्या सामने आया। बहरहाल OIC की हम बात बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम ये बात कर लें कि अमेरिका जो है वो इजराइल की पूरी तरीके से हिमायत कर रहा है, और किस तरीके से हिमायत कर रहा है मैं उसका थोड़ा सा आपके सामने बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। बात दरअसल ये है कि अमेरिका में जो ज्यूज़ लॉबी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी वहाँ के जो यहूदी हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली काम कर रहे हैं और एक लॉबी बनाई हुई है। सिर्फ ज्यूज़ ही काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ के जो क्रिश्चियन हैं वो भी इजराइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आपको मैं एक तंजीम, बल्कि दो तंजीमों का नाम बताता हूँ, आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि अमेरिका में यहूदी लॉबी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बेबस होते हैं, लाचार होते हैं, इजराइल की मदद करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होता है। उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। दरअसल अमेरिका में यहूदी लॉबी करने वाली एक बहुत बड़ी तंजीम है जिसका नाम है CUFI, यानी क्रिश्चियन यूनाइटेड फॉर इजराइल। इसके जो मुखिया हैं जॉन हेगे, ये एक तरीके से मीडिया टाइकून भी कहे जा सकते हैं, मीडिया को कंट्रोल करने वाले हैं वहाँ के। तो कुल मिलाकर ये कहें कि ये जो तंजीम है ये बड़े पैमाने पर यहूदी लॉबी करती है और यहूदियों के हितों को सरकार के सामने, अमरीकी सरकार के सामने रखती है, और अमरीकी सरकार CUFI को किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। उसके अलावा एक दूसरी तंजीम का नाम है AIPAC, यानी अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी। यानी अब ये सोचिए कि अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो फंडिंग करता है, अमरीकी चुनाव में जो फंडिंग होती है उसका लगभग 30% जो फंडिंग होती है वो इसी तंजीम से होती है, AIPAC। तो अब AIPAC अगर इतनी बड़े पैमाने पर फंडिंग करती है अमरीकी चुनाव में, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और ये तंजीम फंडिंग करती है। उसके अलावा लगभग 25% जो हिस्सा होता है वो यहूदी लोग फंडिंग करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है। अब आप ये सोचिए कि अगर ये जो तंजीमें हैं वो इतने बड़े पैमाने पर अमरीकी चुनाव में फंडिंग करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या जब वो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतेंगी तो क्या इनके हितों की रक्षा नहीं करेंगी। अब आप भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको भी समझ सकते हैं कि भारत में जो पार्टी चंदा लेती है जिस उद्योगपति से, क्या उस उद्योगपति के लिए भारत की सरकार उसके लिए काम नहीं करती है? बिल्कुल काम करती है। आप सब खुले आंखों से देखते हैं और आप जानते भी हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से अमेरिका में जो, जैसा कि मैंने बताया कि जो दो तंजीमें हैं, एक का नाम है AIPAC और दूसरे का नाम CUFI। ये तो मैंने दो बड़ी बड़ी तंजीमों का नाम बताया। इसके अलावा दर्जनों लॉबीज करने वाली तंजीमें हैं जो अमेरिका में यहूदी हितों के लिए काम करती हैं और बड़े पैमाने पर काम
करती हैं और एक तरीके से अमेरिका को हाईजैक कर रखा है इन यहूदियों ने। यही वजह है कि जो बाइडन चुनाव जीते हैं डेमोक्रेट से और वो एक तरीके से रिपब्लिकन की भाषा बोलने लगे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि चुनाव जीतने से पहले जो बाइडन की भाषा कौन सी थी और चुनाव जीतने के बाद जो बाइडन की भाषा क्यों बदल गई है। तो जैसा कि आपने देखा कि अमेरिका में यहूदी तो यहूदियों के लिए काम करते ही हैं, लेकिन क्रिश्चियन भी यहूदियों के लिए काम करते हैं और बहुत ही दिल से काम करते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, OIC नाम की एक मुनाफिकों की तंजीम है जिसमें 57 इस्लामी देश शामिल हैं, वो मुसलमानों के लिए भी काम नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों को वो किस तरीके से टारगेट करते हैं, आपको इसका एक एग्जांपल देते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार ख़रीदने वाला जो देश है वो सऊदी अरब है और सऊदी अरब ने 2020 में सबसे ज़्यादा दुनिया में हथियार खरीद। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। और इस तरीके से आप सोचिए कि सऊदी अरब सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला है और जदीद हथियार खरीदने वाला है अमेरिका से, लेकिन उन हथियारों को इस्तेमाल कहाँ करता है, आप देखिए यमन में करता है। किसके खिलाफ? अपनों के खिलाफ, यानी मुसलमानों के खिलाफ। इस पर मुझे एक कैरिकेचर याद आता है कि एक शख्स सऊदी एक शेख से पूछता है कि शेख आप इजराइल पर हमला कब करेंगे, तो वो शेख क्या जवाब देते हैं कि जब इजराइल के लोग मुसलमान हो जाएंगे तब। इससे आपको पता चल गया होगा कि सऊदी अरब जो है वो मुसलमानों पर ही हमला करने के फिराक में रहता है। बहरहाल, और चूँकि OIC का करता धरता ही सऊदी अरब है, उसके बगैर कोई चांस नहीं है, तो इस वजह से आप ये उम्मीद न रखिए कि OIC कोई भी सख्त कदम उठाएगा इजराइल के ख़िलाफ़, क्योंकि सऊदी अरब का जो लंबा कुर्ता है वो अमेरिका के चंगुल में और जाल में फंस गया है, वो छूट नहीं सकता। अगर वो छुड़ाएगा तो वो फट जाएगा, क्योंकि सन 1945 में जब UN का गठन हुआ था तो उसके बाद ही से अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में एक पैक्ट हो गया था, मुआहदा हो गया था, और उस मुआहदे की पासदारी सऊदी अरब आज बहुत ही वफादारी के साथ करता आ रहा है। बाकी मुस्लिम दुनिया जय भाड़ में उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अलबत्ता जब 1973 में एक बार ऑयल क्राइसिस आया था जिससे पूरी दुनिया इफेक्ट हुई थी, तो उस वक्त सऊदी के हुक्मरान रहे शाह फैसल ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया था और अमेरिका की आंख में आंख मिलाने की कोशिश की थी। बाद में उनका क्या अंजाम हुआ आपकी नज़रों के सामने है। लेकिन बहरहाल इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि सऊदी अरब जो है पूरी तरीके से अमेरिका के दबाव में है, यहूदियों के दबाव में है। आप वो भूल जाइए वो ज़माना जब 90 का दशक था और उस वक्त के जो हुक्मरान थे वो गालिबन तमाम इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान थे, चाहे सद्दाम हुसैन का नाम ले लीजिए, चाहे मोहम्मद अल-क़ज़ाफ़ी का नाम ले लीजिए, मतलब और जो जितने भी हुक्मरान थे, तो वो लोग कहीं ना कहीं उनके अंदर इस्लामी गैरत और हमीयत थी। लेकिन आज का अगर दौर देखें तो आप उनसे ये उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि ये मुसलमानों के लिए कुछ काम करेंगे, कुछ बोलेंगे, क्योंकि आज के जो लौंडे हैं, चाहे वो मोहम्मद बिन सलमान की मैं बात कर लूँ, चाहे अबुल फत्ताह अस-सीसी की मैं बात कर लूँ, चाहे जिसकी भी मैं बात कर लूँ, तो आज के जो लौंडे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने हितों की रक्षा के लिए काम करेंगे। वो सिर्फ बिज़नेस देखते हैं, अपना फ़ायदा और मफाद देखते हैं। वो इस्लामी कौम, हमीयत, गैरत, इन तमाम चीज़ों से उनका कोई सरोकार नहीं है। तो इसलिए सऊदी अरब से उम्मीद नहीं की जा सकती है। यहाँ आपको ये बात बताते चलें कि अगर दुनिया में देखेंगे तो मुस्लिम देशों की संख्या अगर कहें तो लगभग 50 या उसके आसपास है। तो लेकिन अगर 50 में से देखें तो सिर्फ 3 या 4 ऐसे मुस्लिम देश हैं जिनसे इसराइल को ख़तरा है, बाकी इसराइल को किसी से कोई ख़तरा नहीं है। उनमें से अगर बात करें, लीबिया है, मिस्र है, जज़ायर है, ट्यूनिस है, चैड है, अल्जीरिया है, सीरिया है, लेबनान है, उर्दून है, इसी तरीके से सूडान है और इजिप्ट है, और आप देख लीजिए इराक़ है। ये तमाम जो कंट्रीज़ हैं इससे इज़राइल को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये आपस में खुद ही उलझे हुए हैं। इज़राइल को अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो एक सऊदी अरब से दिक्कत थी, लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सऊदी अरब का क्या कुछ हाल चाल है, तो सऊदी अरब डिफेंड कर सकता था, सऊदी अरब इज़राइल को चाहता तो टक्कर दे सकता था, लेकिन सऊदी अरब इसलिए नहीं करेगा कि इस वक्त जो सऊदी अरब के हुक्मरान हैं मोहम्मद बिन सलमान, मैं खुल के इसलिए कह रहा हूँ कि ये मुनाफिक चेहरे हैं, इनको पहचानिए। मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे चेहरों को पहचानें और उनको याद रखें। तो बहरहाल सऊदी अरब के जो हुक्मरान हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो एक यहूदी एजेंट की तरह काम करते हैं, तो उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। हाँ, अलबत्ता इज़राइल को अगर ख़तरा है तो ईरान से ख़तरा है, क्योंकि ईरान अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है और ईरान की जो सरकार है वो पूरी तरीके से इज़राइल के ख़िलाफ़ है, और ईरान की जो अल-कुद्स फोर्स है वो भी इज़राइल के ज़बरदस्त ख़िलाफ़ है। वहाँ की आवाम भी इज़राइल के ख़िलाफ़ है, यहूदियों के ख़िलाफ़ है। यही वजह है कि हर साल रमज़ान के आखिरी जुमे के मौके पर, जिसको विदाई जुमा बोलते हैं, उस मौके पर हर साल ईरान में बड़े पैमाने पर यौमुल कुद्स मनाया जाता है, और वो हर साल वो रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं। ये 1979 से लेकर के, यानी 1979 से लेकर के अब तक मनाया जा रहा है, जब ईरान में इनकलाब आया था, रिवोल्यूशन आया था, और अब तक ये याद किया जाता है कि हम मस्जिद अक्सा को
उसकी बाजियाबी के लिए कोशिश करेंगे और उसको हम आज़ाद करेंगे ये इसराइली चंगुल से। तो कुल मिलाकर हम कहें तो इजराइल को जो ख़तरा है वो ईरान से ज़्यादा ख़तरा है, लेकिन चूंकि ईरान चारों तरफ से प्रेशर झेल रहा है, अमेरिका उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हुआ है, और यही वजह है कि ईरान कुछ कर नहीं पा रहा है चाह करके भी। हाँ, अलबत्ता थोड़ी बहुत हमास की मदद कर देता है बाईपास करके, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मदद नहीं कही जा सकती। इसके अलावा अगर बात करें तो पाकिस्तान से इजराइल को बहुत सख्त खतरा है। अभी तक बात करें तो पाकिस्तान ने इजराइल को मान्यता ही नहीं दी है कि वो एज ए कंट्री एग्जिस्ट भी करता है। तो पाकिस्तान से इजराइल को बड़ा खतरा है, क्योंकि उसको पता है कि इजराइल को पाकिस्तान किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेगा, और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है। तो अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार होगा इजराइल को ख़त्म करने में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तालिबान से उनको भी बड़ा ख़तरा है, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, एक वीडियो मैंने बताया था कि तालिबान की सरकार आने वाली है, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में तालिबान की अफ़गानिस्तान में सरकार बन जाए। तो फिर इस वजह से तालिबान से ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि जब तालिबान आ जाएंगे अफ़गानिस्तान में तो वो इस्लामी निज़ाम की बात करेंगे, और इस्लामी निज़ाम की जब बात करेंगे तो वो सीधे सीधे इजराइल से पंगा लेंगे, फ़िलिस्तीनियों को आज़ाद कराने की कोशिश करेंगे। तो इजराइल को यानी यहूदी लॉबी को अफ़गान तालिबान से बड़ा शदीद ख़तरा है, वो इनको टॉलरेट करने की पोजीशन में नहीं है। इसके अलावा अगर इजराइल को बहुत ज़्यादा ख़तरा महसूस होता है तो टर्की से महसूस होता है, क्योंकि इजराइल को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इजराइल के साथ जब भी मुस्लिम देशों की लड़ाई होगी तो टर्की उसको लीड करेगा, यानी फ्रंट कंडीशन में होगा। तो यही वजह है कि इजराइल और टर्की एक दूसरे के साथ बहुत ही फाइट और टफ फाइट कंडीशन में रहते हैं हमेशा। अलबत्ता तुर्की को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि हम अकेले इजराइल के साथ नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि अकेले इजराइल के साथ लड़ा भी नहीं जा सकता है। इजराइल के साथ लड़ने का मतलब इजराइल के साथ लड़ना नहीं है, बल्कि वो अमेरिका के साथ लड़ना है, और इसके अलावा जो बड़ी ताकतें उनके साथ लड़ना है। अभी हाल ही में आपने देखा कि 25 देशों ने समर्थन किया इजराइल का, भारत नहीं था गरचे, लेकिन 25 देशों ने, उसमें आपको पता होना चाहिए कि इटली था, जर्मनी था, कनाडा था, ऑस्ट्रेलिया था, अमेरिका था, यानी जैसे ब्राज़ील था, इस जैसे बड़े बड़े देश थे। तो अब सोचिए कि इस जैसे बड़े बड़े देश अगर इजराइल की हिमायत कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि अगर कोई भी इधर से इजराइल पर हमला करेगा तो फिर किसके खिलाफ हमला करेगा, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी सीधे सीधे इन तमाम देशों से उसको पंगा लेना होगा। और अगर कोई एक देश अगर इजराइल पर हमला करता है तो मान के चलिए कि उस देश का हाल अफ़गानिस्तान की तरह बना दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका जो है वो पूरी तरीके से उसको चबा जाएगा। तो अक्लमंदी का तकाजा क्या है मुस्लिम दुनिया के लिए कि वो अकेले अकेले न लड़ करके, बल्कि वो एक पूरा एक ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप के अंडर रह करके इजराइल को टक्कर दे सकते हैं। मैं आपको यहाँ एक बात कहूँ कि अगर 4 से 5 देश, जैसे ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ये 4 देश अगर मिल जाएं, और उधर रशिया ने कह ही दिया है चाइना आ ही जाएगा एक तरफ, तो इस तरीके से बड़े पैमाने पर इधर से एक ब्लॉक बन जाएगा। इधर अमेरिका ज़रूर रहेगा, लेकिन लड़ाई नहीं होगी। इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब ये खुल कर के मैदान में आ जाएंगे तो लड़ाई नहीं होने वाली है, क्योंकि ये बात सबको पता है कि अगर इधर अमेरिका के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, इजराइल के पास हैं ही हैं, गरचे उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया लेकिन हैं ही हैं, तो ये मान के अगर हम ये चलें कि इजराइल के पास भी हथियार है और अमेरिका के पास भी न्यूक्लियर हथियार है, तो उधर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है, रशिया के पास न्यूक्लियर हथियार है, चाइना के पास न्यूक्लियर हथियार है, तो इधर भी न्यूक्लियर हथियार है, इधर भी न्यूक्लियर हथियार है। अगर 2 ब्लॉक बनते हैं और कोई भी थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावना बनती है तो ये मान के चलिए कि लड़ाई नहीं होगी, एकदम कंफर्म है, लिख के रख लीजिए। हाँ, अलबत्ता एक दूसरे को डराने की ज़रूर कोशिश की जाएगी, प्रेशर टैक्टिक्स अपनाया जाएगा, एक कोल्ड वॉर की कंडीशन लाई जाएगी, टेक्निकल तरीके से हैंडल किया जाएगा चीज़ों को, लेकिन एक तरीके से ओपन वॉर में नहीं जाया जा सकता है, क्योंकि सबको पता है कि अगर एक बार ओपन वॉर में आए तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और दुनिया बचने वाली नहीं है, कोई भी बचने वाला नहीं है। तो यही वजह है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होने को नहीं है, अलबत्ता इसकी पोजीशन ज़रूर बन सकती है, इसका खाका और नक्शा ज़रूर बन सकता है। आपको मैं यहाँ बताता चलूँ कि इजराइल को कड़ी टक्कर देने के लिए तुर्की ने एक प्लान बनाया है और इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से एक आलमी यानी इंटरनेशनल एक फोर्स यानी ताकत बनाने की कोशिश की है। उसके लिए वो कई देशों को एकजुट कर रहे हैं, कई देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर आज इजराइल को सबक नहीं सिखाया गया तो फिर इजराइल ये जो है वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा कि फ़लस्तीन
फ़लस्तीनियों की नाक में दम कर देगा, उनको यहाँ से निकाल बाहर करेगा, गज़ा पे कब्ज़ा कर लेगा, वेस्ट बैंक पे कब्ज़ा कर लेगा, फिर इसके बाद इजराइल को कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो यही वजह है कि तैयब रजब एर्दोगान ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का इंदिया दिया है और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से एक फोर्स बन जाए इंटरनेशनली, जिस तरह से नेटो वगैरह है, ताकि वो एक प्रेशर की टैक्टिस अपनाई जा सके। गर्चे लड़ाई ना हो, लेकिन कम से कम उनके मद्दे मुकाबिल लाके खड़ा कर दिया जाए, ताकि इजराइल को एक बात का अंदेशा रहे कि कभी भी हमारे लिए खतरे की घंटी बज सकती है। तो अगर ये काम हो जाता है तो समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा और इजराइल फिर झुकेगा और टेबल पर आने की कोशिश करेगा, बातचीत करने की कोशिश करेगा। वरना इजराइल जो है वो अमेरिका के बैकअप के सहारे और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा और गज़ा पे और बड़े पैमाने पर बमबारी करेगा, जिससे बच्चों की मौत होगी, सिविलियंस की मौत होगी। आपको पता है कि इजराइल के इस हालिया हमलों में बहुत बड़े पैमाने पर बच्चे मरे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनियों की जितनी तादाद हलाक हुई है उनमें से 1/3 बच्चे हैं। अब आप सोचिए कि उन हलाक होने वालों में 1/3 बच्चे हैं, उसके अलावा जो सिविलियन यानी शहरी मारे गए हैं वो अलग से। हालांकि जिनेवा कन्वेंशन के तहत किसी भी जंग में बच्चों और सिविलियंस को टारगेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसराइल ने इस गज़ा के हमले में बच्चों को टारगेट किया है और सिविलियंस को टारगेट करके मारा है, क्योंकि उसका ये मानना है कि हमास जो है वो सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो जब हम सिविलियंस को एक बार मारेंगे तो सिविलियंस जो है वो हमास को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपने आप से दूर रखेंगे हमास को। ये बेसिकली इसराइल की टैक्टिस है। हालांकि पूरी दुनिया ये समझ गई है कि इसराइल ने जानबूझ करके सिविलियंस को टारगेट किया है और जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है। And hiding behind Palestinian civilians, effectively using them as human shields. और जब इजराइल के इस तरीके के हमलों पर सवाल उठाए गए तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने किस तरीके से अपने आप को विक्टिमाइज किया, अपने आप को विक्टिम घोषित कर दिया, ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ। Several Israelis have been killed, many more have been wounded. You know and I know, no country would tolerate this. तो देखा इस वीडियो में आपने किस तरीके से चालाकी के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने आप को दिफाई पोजीशन में रखते हुए विक्टिम बताया और कहा कि हम दिफाई हमला कर रहे हैं, उधर से हमारे ऊपर हमास हमला कर रहा है, हम उसको रिटेलिएट कर रहे हैं, हम उसका एक तरीके से पहले जवाब नहीं दे रहे हैं, हम उसका जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। और कुछ इसी तरह की भाषा भारत ने भी कही है। अभी TS त्रिमूर्ति की जो आपने देखा UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो वर्चुअल मीटिंग हुई, उसमें TS त्रिमूर्ति ने क्या बताया, उन्होंने कहा कि गज़ा की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और उसके रिटेलिएट में इजराइल हमला कर रहा है। हालांकि दूसरी तरफ उन्होंने पैलेस्टाइनियन कॉज की हिमायत की, तो पैलेस्टाइनियन कॉज की हिमायत जरूर की, लेकिन भाषा कहीं ना कहीं उन्होंने इजराइल की बोल दी। तो आप अंदाजा लगाइए कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कितना ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार है। वो अभी तक अपना स्टैंड ही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि उनको किस तरफ जाना है। वो दोनों तरफ की बातें कर रहे हैं, एक तरफ फलस्तीनियों की कॉज की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल की बातें बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि गजा की तरफ से हमास ने हमला किया और रिटेलिएशन में इजराइल ने उनको जवाब दिया। तो दोस्तों, हमने आपको मौजूदा स्थिति के बारे में आगाह किया। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का आइकन बना होगा उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। और मैं इसी तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं। गुजारिश है कि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।